हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज है 7 नवंबर 2020 और 7 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 6 नवंबर। द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। हर साल 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन असेंबली ने 5 नवंबर 2001 को प्रत्येक वर्ष के 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। युद्ध के दौरान ये विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि पानी की आपूर्ति में जहर, जंगल जलाने, जानवरों की हत्या करने आदि को प्रभावित करता है। हालांकि मानवता ने हमेशा मृत और घायल सैनिकों और नागरिकों, नष्ट शहरों और आजीविका के संदर्भ में अपने युद्ध हताहतों की गिनती की है, जबकि पर्यावरण अक्सर युद्ध का असंगठित शिकार बना रहा है। इसके अलावा इस दौरान जल कुओं को प्रदूषित किया जाता है, फसलों को जलाया जाता है, जंगलों की कटाई की जाती है, यहाँ तक कि मिट्टी में जहर भी मिला दिया जाता है और जानवरों की सैन्य लाभ प्राप्त करने के लिए हत्या भी कर दी जाती है। और इन्हीं सब को रोकने के लिए 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और इसकी घोषणा यूनाइटेड नेशन असेंबली ने 2001 में की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ICICI बैंक माइन नामक एक व्यापक बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? हाल ही में ICICI बैंक ने ICICI बैंक माइन नामक एक व्यापक बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, ICICI। हाल ही में निजी ऋणदाता ICICI बैंक ने अपने मिलेनियम ग्राहकों, यानी जो 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के वर्ग के इनके ग्राहक हैं, उनके लिए ICICI बैंक माइन नामक एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है। बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया ICICI बैंक माइन भारत का पहला और एक विशिष्ट उत्पाद है ताकि बैंक अपने सबसे पुराने ग्राहकों को मोबाइल फर्स्ट, अत्यधिक व्यक्तिगत और अनुभवात्मक बैंकिंग अनुभव को प्रदान कर सके। बात है ICICI बैंक की। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और ICICI के वर्तमान समय के MD यानी प्रबंध निदेशक और CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं संदीप बख्शी। ICICI बैंक की टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन पोम्बे मागुफुली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण की है? हाल ही में जॉन पोम्बे मागुफुली, इन्होंने तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, तंजानिया। हाल ही में वर्तमान समय के राष्ट्रपति, जो कि तंजानिया के राष्ट्रपति दोबारा से बने गए हैं, जॉन पोम्बे मागुफुली 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है। इन्होंने 5 नवंबर 2020 को पद की शपथ ली। मागुफुली ने 28 अक्टूबर में हुए चुनाव में कुल मतों में 84% वोट हासिल किए हैं। उन्हें तंजानिया के 5वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और वह 2015 से इस पद पर कार्यरत हैं। इन चुनावों में चदेमा पार्टी के उम्मीदवार टुंडू लिशु ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। बात है तंजानिया की। इसकी कैपिटल है डोडोमा, इसकी करेंसी है तंजानिया शिलिंग और इसके वर्तमान समय के राष्ट्रपति जो दोबारा से बन गए हैं, इनका नाम है पोम्बे मागुफुली। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन सा देश औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया है? हाल ही में अमेरिका ने औपचारिक यानी ऑफिशियल रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया है और ऐसा करने वाला अमेरिका एकमात्र देश बन गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अमेरिका। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। इसके साथ ही अमेरिका 2015 में इसमें शामिल होने के बाद औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया है। इसके अलावा आपको बता दें, पृथ्वी को जलवायु संकट के बिगड़ते प्रभावों से बचाने के लिए 2015 में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अनुसार कोई भी देश यूनाइटेड नेशन को अपने हटने के फैसले के बारे में अधिसूचित करने के एक पूरे वर्ष से पहले आधिकारिक तौर पर इससे बाहर नहीं निकल सकता है। अमेरिका ने 4 नवंबर 2019 को अपने हटने की सूचना यूनाइटेड नेशन को दी थी और अब एक साल बाद 4 नवंबर 2020 को ये यहाँ से यानी पेरिस समझौते से बाहर निकल गया है। इसके अलावा पेरिस समझौते के तहत विकासशील देशों को वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 से हर साल कम से कम $100 बिलियन की राशि को जुटाना अनिवार्य करेगी इसमें किया गया था। इसके अलावा इस राशि को 5 साल बाद संशोधित किया जाना था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कदम का विरोध किया और इससे अनुचित ठहराया, जो इसके हटने का मुख्य कारण बना है। इसके अलावा दिसंबर 2015 में 195 देशों ने फ्रांस के पेरिस में UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क द कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसके यानी UNFCCC के दलों के 21वें सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, कार्रवाई को तेज करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग और कार्रवाई से निपटने के लिए पेरिस जलवायु समझौते को अपनाया गया था। ये जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत एक समझौता है जो नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 पर टिल बी बिन नामक एक नई पुस्तक का लेखन किया है? हाल ही में गगनदीप कौंग, रणदीप गुलेरिया और चंद्रकांत लहारिया इन तीनों ने संयुक्त रूप से कोविड-19 पर टिल बी बिन नामक एक पुस्तक का लेखन किया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। एम्स के वर्तमान समय के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और 2 अन्य डॉक्टरों द्वारा भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयासों पर टिल बी बिन नामक एक नई पुस्तक तैयार की गई है। इस पुस्तक को वर्तमान समय की हमारी पब्लिक पॉलिसी है यानी सार्वजनिक नीति है उसमें, और साथ ही हेल्थ सिस्टम के विशेषज्ञ चंद्रकांत लहारिया और प्रसिद्ध वैक्सीन शोधकर्ता और वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कौंग के द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। यह पुस्तक अपनी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के लिए जाने जाने वाले देश में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच आंतरिक शक्ति और एकता से संबंधित है। इस बुक को इस महीने जारी किया जाएगा, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। ये पुस्तक हमें बताती है कि कोविड-19 महामारी से सीखने का उपयोग भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली को हमेशा के लिए मजबूत बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करने के अवसर के रूप में महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौती को रूपांतरित करना भी हम सभी के ऊपर है। इसके बारे में हमें इस बुक से टिल बी बिन, इस बुक का नाम है, इससे जानकारी मिलती है। आपको टिल बी बिन इस पुस्तक का नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा अपने सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है? हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा वर्तमान समय के भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे को नेपाल के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, नेपाल। वर्तमान समय के थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे को यानी मुकुंद महानरवणे को नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। उन्हें नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास शीतल निवास में एक विशेष समारोह में सम्मानित किया गया है। इस समारोह में नेपाल के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली, भारतीय राजदूत
विनय एम क्वात्रा और दोनों देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये मानद उपाधि प्रयास दोनों देशों के साथ एक दूसरे के सेना प्रमुखों को सम्मानित करने की 7 दशक पुरानी परंपरा का हिस्सा है। इसके अलावा कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा पहले भारतीय सेना प्रमुख थे जिन्हें 1950 में इस मानद से सम्मानित किया गया था। बात नेपाल की है। इसकी कैपिटल काठमांडू है। इसकी करेंसी है नेपाली रुपया। इसके वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं के.पी. शर्मा ओली और नेपाल के वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नमामि गंगे परियोजना का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? अभी हाल ही में चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, चाचा चौधरी। मशहूर भारतीय सुपर हीरो चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, उन्हें अब नमामि गंगे कार्यक्रम से हाथ मिलाया है। डायमंड टून्स गंगा संरक्षण के लिए उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को जनता के बीच में फैलाने और गंगा नदी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए चाचा चौधरी के साथ इस नई टॉकिंग कॉमिक्स की संकल्पना का निर्माण और प्रकाशन करेगी। इसका टीजर गंगा उत्सव 2020 के दौरान जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के ग्रुप की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की है? अभी हाल ही में आरबीआई के वर्तमान समय के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 40वीं बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई है। इस बैठक में सार्क केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान श्री दास ने एक सीमित यूजर समूह सुरक्षित संचार नेटवर्क, इसका नाम है सार्क फाइनेंस सिंक, का भी उद्घाटन किया है। इस बैठक में शामिल होने वाले मेंबर हैं श्री फजले कबीर बांग्लादेश बैंक से हैं, श्री दासो पेंजोर शाही मौद्रिक प्राधिकारी भूटान से हैं, श्री शक्तिकांत दास आरबीआई के अध्यक्ष हैं, श्री अली हाशिम मालदीव से हैं, श्री महाप्रसाद अधिकारी नेपाल के राष्ट्र बैंक हैं, डॉक्टर रिजा बाकिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हैं, प्रोफेसर W.D. लक्ष्मण सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने भाग लिया है। इसके अलावा गवर्नर द अफगानिस्तान बैंक DAB का प्रतिनिधित्व DAB के वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किया गया है। बात है सार्क फाइनेंस की। इसकी स्थापना 9 सितंबर 1998 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक सार्क फाइनेंस का वर्तमान अध्यक्ष है। सार्क फाइनेंस में शामिल केंद्रीय बैंक हैं बांग्लादेश बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, द अफगानिस्तान बैंक, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भूटान का रॉयल मौद्रिक प्राधिकरण और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में भारतीय मूल की मंत्री बनने वाली पहली महिला बनी है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, न्यूजीलैंड। और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, 3 नवंबर, 5 नवंबर, 4 नवंबर और 2 नवंबर। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो, जितनी भी जानकारी आपको पता हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।